डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हिस्ट्री का जब भी नाम आता है तो हमारे जहन में आता है डेट्स, और डेट्स को केवल क्लेम करना, याद करना। लेकिन ऐसा नहीं है, उन डेट्स की भी इम्पोर्टेंस है। और किस तरह से उनकी इम्पोर्टेंस है, डेट्स की ही नहीं पर्टिकुलर टाइम पीरियड की भी इम्पोर्टेंस है। किस तरह से वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस। जो चेंजेस हो चुके हैं या जो अब से लेकर आगे तक चेंजेस आएंगे या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वही सब हिस्ट्री है हमारी। तो हम सब समझते हैं कि थिंग्स आर नॉट स्टैटिक। कुछ भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं है, सब कुछ चेंजेस, सब हर चीज़ में चेंजेस आते हैं। और हिस्ट्री में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम उन चेंजेस के बारे में नहीं जाने तो हम आगे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या आगे क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए वो नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक बोर्ड है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने किसी इंडिविजुअल ने बोर्ड बनाया होगा और उतनी अच्छी क्वालिटी का, किसी अच्छी क्वालिटी का अगर ये बोर्ड है तो हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का पहली बार में बोर्ड मिल गया हो। पहले किसी तरह का बना होगा, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट हुए होंगे और तब जाके हमारे पास कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में निकल के आता है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम कि ये बोर्ड में क्या क्या कमियां पहले रह चुकी हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सको, तो वो आप इसमें इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि पहले क्या क्या हो चुका है, उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसीलिए इस तरह से हम कह सकते हैं हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेट्स के बारे में बताऊं तो डेट रिलीवेंट है, लेकिन साथ के साथ में वो पीरियड, वो टाइम पीरियड, जरूर नहीं पर्टिकुलर डेट, लेकिन एक टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंस रखता है कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड की बात करें कि कैसे किंगडम्स बने, कैसे राज्य बने, कैसे आइडिया स्प्रेड हुए, सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई, उन सोसाइटीज में क्या क्या कमियां थी या क्या क्या कैसे सिस्टम चलता था और फर्दर इम्प्रूव होकर कैसे आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। अब ये जानने वाली बात है कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके बाद से बहुत सारे गवर्नर जनरल इंडिया में आए। वारेन हेस्टिंग आए, लॉर्ड माउंटबेटन आए, और इन दोनों के पीरियड के बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए। कब कब उनका इंडिया में आना हुआ, उन्होंने कौन कौन से काम किए, उनकी हर एक की डेट्स हैं। हर एक गवर्नर जनरल के साथ में उसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी बात आती है विच डेट्स, कौन सी डेट। ये डिसाइड करता है कि ये तब डिसाइड होगा कि जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे, हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड डेट्स, उससे रिलेटेड टाइम पीरियड। कोई एक्टिविटीज हुई, कोई पॉलिसी बनी, कोई प्रोग्राम बना, कोई अचीवमेंट्स हुआ, उससे रिलेटेड डेट। तो यहाँ पर अगर सिंपल टर्म में हम बोले, जैसे हम डेट्स ली और हम रटना शुरू कर दिए, प्रॉब्लमेटिक भी होता है, हमें समझ में भी नहीं आता कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई रिलीवेंट, कोई गवर्नर जनरल है, उसने कोई डिसीजन लिया, कोई उसने एक्टिविटीज की, कोई उसका अचीवमेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे गवर्नर जनरल्स आए, 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, लेकिन कोई भी डेट कब इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी अचीवमेंट्स जुड़ा होता है, तो वो उसी गवर्नर जनरल से रिलेटेड वो डेट इम्पोर्टेंस अपनी गेन कर लेती है। और इन डेट्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है, यानी इन इवेंट्स का एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होता है। कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में होगा, वो हमें समझने में हेल्प करता है। अब जो हमारा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे आप हैं, आपकी एज ग्रुप है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। ऐसे हमने टाइम पीरियड को अपनी एज ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है। क्यों डिवाइड किया हुआ है? क्योंकि हर एक टाइम पीरियड के अपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं। जब हम चिल्ड्रन हैं तब हमारे अलग करेक्टरिस्टिक हैं, जब हम यंग हो जाएंगे तो कुछ अलग करेक्टरिस्टिक है, ओल्ड होने पे कुछ अलग करेक्टरिस्टिक है। और तीनों ही स्टेजेस में, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में कुछ चेंजेस आए हैं। ऐसे ही जो हमारा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो
जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके साथ में एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आए, उनका नाम था जेम्स मिल। 1817 में आए, स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। जेम्स मिल ने एक बुक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस बुक में उन्होंने टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश टाइम पीरियड। यानी उन्होंने माना कि अगर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हिंदू टाइम पीरियड आएगा, या हिंदू जो थे उनका रूल चलता था तो हिंदू टाइम पीरियड उन्होंने माना। दूसरा फिर मुगल आ गए तो मुस्लिम टाइम पीरियड उन्होंने मान दिया, यानी हिस्ट्री को पहले हिंदू टाइम पीरियड में डिवाइड किया, फिर मुस्लिम टाइम पीरियड में डिवाइड किया और फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड में डिवाइड किया। जेम्स मिल ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में बताया कि उनके अकॉर्डिंग, यानी सारे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, जो एशियन सोसाइटी थी, यानी इंडिया और एशिया की जो सोसाइटीज थी वो बहुत कम सिविलाइज्ड थी। सिविलाइज्ड कौन था? जो ब्रिटिशर्स आए थे। पूरी बुक में हम हर एक चैप्टर में लगभग यही पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और अपनी कल्चर, हर तरह से अपने आप को अच्छा सिविलाइज्ड बताया और इंडियन और एशियन सोसाइटीज़ को लोअर सिविलाइज्ड और बेकार सिविलाइजेशन बताया। और यहाँ तक कहा कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो हम एशियन लोगों को सिविलाइज्ड करें। तो यही काम जेम्स मिल ने भी बोला। उन्होंने बोला कि जो एशियन सिविलाइजेशन है वो बहुत घटिया है, बहुत बेकार सिविलाइजेशन है। यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यहाँ पे कास्ट है, मुझे कास्ट सिस्टम है, ठीक। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे रिलीजन इस तरह का है कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जेम्स मिल ने बताया। और उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर्स हम लोगों को सिविलाइज करेंगे, ये उनका कहना था। कैसे सिविलाइज करेंगे? यहाँ पर अपना कल्चर लेकर आएंगे, ब्रिटिशर्स कल्चर लेकर आएंगे, अपनी आर्ट लेकर आएंगे, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने पढ़ाने के तौर तरीके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेकर आएंगे, यहाँ पर अपने लॉ बनाएंगे। उन लॉ की मदद से, उन सब चीज़ों की मदद से ये हमें सिविलाइज्ड करेंगे। ये जेम्स मिल का कहना था। उन्होंने 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। और इस तरह से जेम्स मिल के जो पीरियड ऑफ डिवीज़न ऑफ पीरियड है, उसके अलावा भी एक हमारे पास है हिस्टोरिकल डिवीज़न, या फिर हम एक दूसरा मेथड है जिससे टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो टाइम मेथड है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो मॉडर्न में थिंग्स आती हैं, जैसे साइंस है, रीजन आई, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारे फीचर्स हैं मॉडर्न सोसाइटी के। तो हम इंडियन जो टाइम पीरियड है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में। लेकिन एक दिक्कत आती है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ साइंस नहीं थी, रीजनिंग नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। तो हमारे पास जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें मॉडर्न वाला पीरियड मिसिंग था। तो उसके लिए फिर जो थिंकर्स थे या ब्रिटिशर्स थे, जो इंडियन टाइम पीरियड के लिए डिवीज़न लेकर आए, वो लेकर आए एंशिएंट, मेडिवल एंड कॉलोनियल। जो वो डिवीज़न लेकर आए एंशिएंट, मेडिवल एंड कॉलोनियल एट द प्लेस ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न वाली चीज़ की जगह पर, क्योंकि ये फीचर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो लेकर आए, हमारी सोसाइटी डिवाइड की उन्होंने एंशिएंट टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड एंड कॉलोनियल। जेम्स मिल के जो पीरियड ऑफ डिवीज़न ऑफ पीरियड है, उसके अलावा भी एक हमारे पास है हिस्टोरिकल डिवीज़न, या फिर हम एक दूसरा मेथड है जिससे टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो टाइम मेथड है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो मॉडर्न में थिंग्स आती हैं, जैसे साइंस है, रीजन आई, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारे फीचर्स हैं मॉडर्न सोसाइटी के। तो हम इंडियन जो टाइम पीरियड है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में। लेकिन एक दिक्कत आती है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ साइंस नहीं थी, रीजनिंग नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। तो हमारे पास जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें मॉडर्न वाला पीरियड मिसिंग था। तो उसके लिए फिर जो थिंकर्स थे या ब्रिटिशर्स थे, जो इंडियन टाइम पीरियड के लिए डिवीज़न लेकर आए, वो लेकर आए एंशिएंट, मेडिवल एंड कॉलोनियल। जो वो डिवीज़न लेकर आए एंशिएंट, मेडिवल एंड कॉलोनियल एट द प्लेस ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न वाली चीज़ की जगह पर, क्योंकि ये फीचर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो लेकर आए, हमारी सोसाइटी डिवाइड की उन्होंने एंशिएंट टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड एंड कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल? तो कॉलोनियल से हम मतलब समझते हैं सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर,
यानी एक किसी कंट्री के ऊपर कोई दूसरा देश, दूसरी कंट्री रूल करना शुरू कर देती है, उसको हम बोलते हैं सब्जुगेशन, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल। तो इकोनॉमिक टर्म, सोशल टर्म, हर तरह से दूसरी कंट्री के ऊपर हावी हो जाती है, उसको कंट्रोल कर लेती है। अपनी मनमाफिक फसलें उगवाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उनको ज़रूरत नील की थी तो इंडियन फार्मर से नील उगवाई। अपनी ज़रूरत का सामान एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, हर तरह से उस कंट्री के ऊपर हावी हो जाएंगे या उसके डिसीजंस को खुद लेना शुरू कर देंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के डिसीजन लेना शुरू कर दिया था, तो हम किसकी कॉलोनी बन गए थे? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गए थे। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये सारे इवेंट्स जो हुए ब्रिटिशर से, हम पढ़ते हैं बहुत सारी हिस्ट्री लिखी गई, बहुत सारे इवेंट्स इंडिया में हुए वो सब लिखे गए, तो उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हमें कैसे पता चलता है इस सब के बारे में? तो जो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स, उससे पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स या लिखने की प्रथा या उनको रिकॉर्ड रखने का जो चलन था वो बहुत कम था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में ये चीज़ हुई कि जो रिकॉर्ड्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी अब जो भी पॉलिसी हुआ करती थी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी एग्रीमेंट हुआ करते थे, वो सब रिटन फॉर्म में लिखे जाने लगे। इससे पहले मुगल पीरियड था, मुगल पीरियड में बहुत सारे केवल आदेश दे दिए जाते थे, लेकिन उन्हें रिटन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर उनको लिखना शुरू कर दिया। कल्चर ऑफ नोटिंग, यानी कोई फाइल आती है, उस फाइल पे क्या नोट लिखा जाता है, वो अब नोटिंग लिखना शुरू हुआ। मेमोज, ऑफिस ऑर्डर्स निकाले जाने लगे, रिपोर्ट्स लिखी जाने लगी। यहाँ से पहले, इससे पहले मुगल पीरियड जो था उसमें बहुत सारे कम डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, राजा ने आदेश दे दिया, मौखिक आदेश, वही चल गया। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। हर एक डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड रूम बनाया जाने लगा कि वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिकॉर्ड रूम में रखा जा रहा है। जैसे आजकल भी होता है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइल्स रखी जाती हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। अब वही रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन होने लगा है, कंप्यूटर में लिखा जाने लगा है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स लेकर आए, हमें रिकॉर्ड रखने वाला परंपरा होना शुरू की। इसीलिए जब प्रेस आ गई तो प्रेस में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाने लगी या नोट होने लगी। प्रेस से पहले हाथ से ही लिखी जाती थी, इसलिए जो कैलीग्राफिक लोग हुआ करते थे, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, उन लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस थी इन्हीं रिकॉर्ड्स को रखने के लिए या उन रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए। दूसरा जो मेथड था वो था सर्वे। सर्वे ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर आपको किसी कंट्री के ऊपर रूल करना है, उसको जानना है, तो उस कंट्री के बारे में आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सर्वे करवाए। जैसे इंडिया में आए तो इंडिया की टोपोग्राफी क्या है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, वो टोपोग्राफी का उन्होंने करवाया। सॉइल की क्वालिटी क्या है, वो सॉइल क्वालिटी का उन्होंने सर्वे करवाया। फ्लोरा फौना, कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल हैं, सब चीज़ का उन्होंने सर्वे करवाया। सेंसस, जनगणना, सबसे पहले 1872 में हुई, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। 1881 में पहली फर्स्ट जो सेंसस, कंप्लीट सेंसस हुई, तो उन्होंने यानी सेंसस ह्यूमन बीइंग का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, ह्यूमन बीइंग का सर्वे करवाया, कितने लोग हैं इंडिया में, पॉपुलेशन क्या है इंडिया की। बॉटेनिकल, जूलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे करवाए, बॉटेनिकल सर्वे करवाया, फॉरेस्ट सर्वे करवाया, कितने फॉरेस्ट हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने किस तरह के प्लांट्स हैं। तो उनका मानना था कि जब तक हम किसी देश के बारे में जानेंगे नहीं, किसी कंट्री के बारे में जानेंगे नहीं, उस पर रूल कैसे करेंगे, उस पर एडमिनिस्टर कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सर्वे करवाना शुरू किया और इन सब का भी रिकॉर्ड रखना शुरू किया। लेकिन अब यहाँ आती है बात, क्या सारी चीज़ें गवर्नमेंट रिकॉर्ड रख सकती है, या जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है वैसा ही कंट्री में चल रहा है क्या? व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसमें हमने सारी बात जो जनता के मन में है या जनता के पास है, जनता जो चाहती है वो सब भी रिकॉर्ड रखा गया हो, ऐसा नहीं है। ये केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो तो वही बात लिखेगी जो वो चाह रही होगी या जो अपने आप को अच्छा दिखाने वाली बातें लिख रही होगी। तो हमें इसका सोर्स क्या है? बहुत सारे लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री लिखते हैं, अपने ट्रैवलिंग डायरीज लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बुकलेट्स लिखते हैं, तो वो सब भी एक रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल है। गवर्नमेंट लोकल मार्केट में मिलेगा, गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं करवाया, गवर्नमेंट ने तो ये सारी चीज़ें पब्लिश करवाई, तो वो भी हमारे पास एक रिकॉर्ड है जानने के लिए कि उस समय के रूल्स रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो नया काम लेकर आया वो रिकॉर्ड रखना, सर्वे करवाना और
बाकी जो हमें जानकारी मिलती है वो कुछ अनऑफिशियल रिकॉर्ड से मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, पीरियड हैं, टाइम पीरियड है, वो सब इन रिकॉर्ड्स की वजह से या इनकी मदद से हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में समरी थी उसकी, या हमने उसको यहाँ पर समराइज किया है।